रेफर कर सकते हो तुम। तो काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, motion of particle without taking into account the cause of motion, without cause। मतलब ऐसा नहीं कि बिना कॉज के जो मोशन हो वो काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, नहीं, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट। कॉज क्या होता है? कॉज होता है फोर्स। तो किसी भी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है फोर्स। फोर्स हम कंसीडर नहीं करेंगे, फोर्स हम कंसीडर करना स्टार्ट करेंगे डायनेमिक्स से, जो कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कुछ कुछ हमने कर लिया है पार्ट 1 में। अब मोशन को स्टडी करने का मतलब क्या है कि मोशन को स्टडी करने के लिए कुछ मोशन के पैरामीटर्स होते हैं। वो पैरामीटर्स क्या होते हैं? वो पैरामीटर्स होते हैं वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्सेलरेशन होता है, टाइम होता है। ये सारे मोशन के पैरामीटर्स हैं कि इतना एक्सेलरेशन है, इतनी वेलोसिटी है, 2 सेकंड के बाद क्या वेलोसिटी हो जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, ये सारी चीजें। और एक होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है कि किस टाइप के पाथ पे मूव कर रहा है। ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है, या कोई पैराबोलिक पाथ पे जा रहा है, सर्कुलर पाथ पे जा रहा है। तो ये सारे हो जाएंगे इसके इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो ये हमारे मोशन के पैरामीटर्स हैं कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। तो पहले इन पैरामीटर्स को हम डिफाइन कर देते हैं। तो पहला है हमारा पोजीशन। तो पोजीशन को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एस से, और आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोजीशन क्या बताता है? इट गिव्स द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल, इट गिव्स द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल। कोई भी थ्योरी रिलेटेड पॉइंट्स होंगे जो लिखने वाले हैं, डेफिनेशन वाले पॉइंट्स, वो तुम्हें नोट्स दे दूंगा जिसको हम लोग रेफर करेंगे, कि इट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। कि किसी रेफरेंस पॉइंट से हम पोजीशन बताते हैं। मतलब क्या है कि कोई ओरिजिन लेते हैं, वहां से हम बताएंगे। कि जैसे मान लो तुम किसी ग्राउंड में अगर खड़े हो, कहीं किसी ग्राउंड में अगर खड़े हो, कोई ओरिजिन तुम्हारे ही पॉइंट पे ले लेता है, तो बताएगा कि भाई पोजीशन है इसकी 0 0। एक्स वाई प्लेन अगर लेंगे तो 0 0 बताएगा, एक्स कोऑर्डिनेट सिर्फ लेंगे तो 0 बताएगा। अगर मान लो कि वही ओरिजिन ऐसा चेंज कर देता है कहीं पे, वो ओरिजिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इधर ले लिया, अब यहाँ ओरिजिन है, अब इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मान लो तुम्हारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ गया 2, 3, मतलब एक्स में 2 जाना पड़ेगा तुम्हारे तक पहुंचने के लिए, और वाई में 3 जाना होगा। तो ये हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए बताया हुआ वेक्टर में हम इसका पोजीशन वेक्टर क्या बता सकते हैं? 2i कैप प्लस 3j कैप। तो ये पोजीशन हो गई। तो ये किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताते हैं। तो ऐसा अगर स्टेटमेंट आता है कि पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट, तो यस इट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। अगर हम चेंज कर देते हैं, कोई अगर और भी कहीं पे ओरिजिन ले सकता है। क्या ओरिजिन भगवान ने फिक्स किया है? बिल्कुल नहीं, वो जो है हमारा फिक्स किया हुआ है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर सेम पार्टिकल की पोजीशन डिपेंड करेगी। तो ये वो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर में, एसआई यूनिट में। अदरवाइज सेंटीमीटर, फीट कुछ भी हो सकता है। तो एसआई यूनिट मीटर में हमेशा यूज करना है। अब अगर पोजीशन पार्टिकल पोजीशन चेंज करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, तो हम उसको बोलेंगे पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ से कुछ उसकी थी इनिशियल पोजीशन आर ए, अब ये मूव कर गया यहाँ से किसी डिफरेंट पोजीशन पे, ये हो गया आर बी। किसी भी पाथ के लॉन्ग वो जा रहा है, किसी पाथ के लॉन्ग जा रहा है। तो ये हो गई उसकी न्यू पोजीशन। तो फिर हम डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ये जो है शॉर्टेस्ट पाथ होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ये हो जाएगा, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था।
तो हम शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा कैसे फाइंड करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देंगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, वही हो जाएगी शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये बता रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर हमें फाइंड करना है तो वेक्टर ट्राइंगल से देखोगे तो ये हो जाएगा आर ए प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल वेक्टर, ट्राइंगल लॉ से दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा आर बी माइनस आर ए, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ऐसा हम लिख लेंगे। अब डिफरेंस लेना हमें आता ही है, तो वहां से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड कर लेंगे। किसी ने पूछ लिया, जैसे मान लो यहाँ पे था इनिशियली ये 2 और 3 पे था, फाइनली जो है वो 3 और 2 पे चला गया, तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा क्या, 2i प्लस 3j। फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया 3i प्लस 2j। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ फाइनल माइनस इनिशियल, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर वेक्टर हुआ फाइनल, तो 3 माइनस 2 ये हो जाएगा i माइनस j, ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर कोई पूछेगा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना याद होगा अगर अभी तक, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा √2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर। तो क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, हाँ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो हो सकता है बिल्कुल। क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, यस नेगेटिव भी हो सकता है। और क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कोई भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ मतलब पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट किया हो वो वापस घूम के ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। व्हेन इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन, तो डिफरेंस लोगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। नेगेटिव कब होगा, अगर वो नेट जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाए। जैसे मान लो कि अगर हम वन डायमेंशन की बात करते हैं, तो वन डायमेंशन में ये हमारा कहीं ओरिजिन है, पार्टिकल स्टार्ट किया, वो पॉजिटिव की तरफ अगर मूव करता है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, नेगेटिव की तरफ मूव करता है तो नेगेटिव हो जाएगा। और अगर मान लो यहाँ से रिटर्न होके यहाँ पे, जीरो कब हो सकता है, या तो वो मूव किया ही नहीं, या तो मूव भी करे तो घूम के वापस वहीं पे आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो जाएगा। अगर ये फर्दर और मूव करता जाए तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो दोनों ही हो सकता है। वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट मीटर है, ऐसे फाइंड करते हैं 2 डायमेंशन में, 1 डायमेंशन में भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो हुआ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बाद जो है डिस्टेंस, डिस्टेंस के बाद डिस्टेंस इसी तरीके से हम डिफाइन कर देते हैं, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ, टोटल जितना भी वो पाथ ट्रेवल कर रहा है उसकी एक्चुअल पाथ, मतलब जो प्रीवियस केस में हमने लिया था, यहाँ से ये सारे लेंथ को हम अगर ऐड करेंगे, ये सारे लेंथ को हम ऐड करते जाते हैं, ये सारा सारा ऐड करते जाते हैं मेजर करके। किस तरीके से मेजर करेंगे वो डिपेंड करेगा। तो ये सारा ऐड करते हैं, इस ए बी पाथ की जो लेंथ होगी वो बताएगा डिस्टेंस। तो ये इक्वेशन देख के ये बता सकते हो कि क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा स्मॉल होगा, लेस होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये उसके बराबर हो सकता है या उससे कम होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब ये एक्चुअल पाथ लेंथ है तो जो भी होगा डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कि यहां से इक्वल कब होगा, ये सोचो इक्वल कब होगा, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो। मान लो ये 2 मीटर गया स्ट्रेट लाइन में, तो इसका डिस्टेंस भी क्या है, 2 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, +2 मीटर है। यहाँ पे मान लो नेगेटिव में जा रहा हो, नेगेटिव में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -2, मैग्नीट्यूड लेंगे डिस्टेंस हो जाएगा 2। तो इस केस में तो सेम है। तो पहला तुम्हारे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस केस में इक्वल होंगे, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे जा रहा हो। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर नहीं जाता है, कोई कर्व के अलॉन्ग जाता है, ऐसे कहीं जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट और ये हो जाएगी डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस है वो उससे ज्यादा ही होगी। अच्छा, एक केस में और इक्वल हो सकता है, जब दो पार्टिकल मूव ही ना करें, तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है और डिस्टेंस भी जीरो है। तो अगर ऐसा कोई पूछता है स्टेटमेंट कि व्हेन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल, तो इधर नो डिस्प्लेसमेंट
और पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में चेंज नहीं होना चाहिए। अब ये क्या चीज है, जैसे मान लो हमने ऐसा देखा कि अगर ये पार्टिकल चलता जा रहा है सीधे तब तो ठीक है, अगर ये इसने टर्निंग कर दी, टर्न कर लिया, तो इसमें डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये टोटल पाथ लेंथ हो जाएगी। मान लिया ये 4 मीटर है और ये 2 मीटर है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इसकी हो जाएगी 6 मीटर। इस केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इनिशियल से फाइनल पोजीशन, तो ये कितना हुआ, यहाँ से 2 मीटर है, मतलब ये गैप कितना है 2 मीटर, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 मीटर। तो पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए और उसमें कोई भी टर्निंग नहीं होनी चाहिए, तब तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है, अदरवाइज ये हमेशा कम होगा। ये जो है स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये लेंथ है, इसकी यूनिट भी जो है वो मीटर है, यूनिट इसकी एसआई यूनिट मीटर है। और क्या ये पॉजिटिव हो सकता है, बिल्कुल ये तो पॉजिटिव हो ही सकता है। क्या ये नेगेटिव हो सकता है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। लेंथ या तो जीरो होगी या कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो ये जो है या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ऐसे जो है हम बता सकते हैं। तो एक बहुत ही, ये पॉइंट में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन है जो कि जनरली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे पूछा जाता है कि ऐसे अगर मान लो कोई मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, बहुत ही पुराना बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि यहाँ से अगर ये ओरिजिन है और ये आर रेडियस के पाथ पे जा रहा है, तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा, ये इसकी जो है ये आर्क हो जाएगी। अब अगर ये ए से बी तक गया तो कोई पूछेगा व्हाट इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मतलब कितना, ये एक्चुअल पाथ की लेंथ हम बता सकते हैं पाई बाई 2, आर इंटू थीटा होता है आर की लेंथ, तो जो डिस्टेंस हो जाएगी इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, रेडियस इंटू एंगल, और एंगल किस में पुट करेंगे, रेडियन में, तो ये पाई आर बाई 2 हो जाएगा। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ मतलब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देंगे, तो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे, ये एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये लेंथ फाइंड करोगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी √2r। और डायरेक्शन इसकी ऐसे डायरेक्शन भी डिनोट कर सकते हैं कि 45 डिग्री पे है। तो ये हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऐसे फाइंड कर लिया। तो एक क्वेश्चन बेसिक टाइप कैसे आएंगे। अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस रेट से कवर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एवरेज, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए डिफाइन करेंगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो है दो टाइप से हम डिफाइन करते हैं, एक डिफाइन करते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में कोई लार्ज डिस्टेंस या लार्ज डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो वो हो जाएगा डेल्टा आर, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ये हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि टाइम इंटरवल लार्ज है, हमें पता नहीं है कि वो कैसे मूव कर रहा है हर इंस्टेंट पे, यहाँ से यहाँ तक वो मूव किया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव किया, और वो वेरिएबल स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट से भी जा सकता है, तो हमें नहीं पता, इंटरवल वाली सिचुएशन नहीं पता, तो ओवरऑल लार्ज इंटरवल होगा तो वो हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल होती है, वही एवरेज वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी। किसी वेक्टर क्वांटिटी में तुम्हें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सोचना है ऑलवेज, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड। अब दूसरा, अगर टाइम इंटरवल स्मॉल है तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी डिफाइन करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमने देखा था कि अगर टाइम इंटरवल स्मॉल होगा मतलब ये dt हो जाएगा, ये dt हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा, तो वो लिखते हैं dr/dt, dr/dt इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी बताता है, कौन से इंस्टेंट की, किसी भी इंस्टेंट की, जैसे t हम इंटरवल यहाँ पे लेते थे, कैसे t और dt एक स्मॉल इंटरवल लेते थे, उसमें जो भी ये डिस्प्लेसमेंट किया dr और उसको हमने dr/dt कर दिया, वो हो गई इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जैसे मान लो कोई भी ऐसा पाथ है, ऐसा पाथ था, ऐसा ऐसा ये इनिशियल था, ये मान लो ऐसे से ऐसे मूव किया, तो अब यहाँ पे dr क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, dr जो है ये है, dr ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो dr की डायरेक्शन क्या होगी, इस पाथ के टेंजेंट के डायरेक्शन में,
तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की भी क्या डायरेक्शन हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड की डायरेक्शन वही होगी जो डी की डायरेक्शन होगी, या हम बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डायरेक्टेड अलोंग टेंजेंट ऑफ पाथ। पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? एवरेज वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगी। तो जैसे मान लो इसी में तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई पार्टिकल जो है वो ऐसा मूव कर रहा है, इस टाइप के पाथ पे मूव कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया और किसी प्लेन में ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। अब इसमें हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड हों, दोनों पैरेलल वेक्टर्स हों। डायरेक्शन जो बताया मैंने उसके ऊपर है, ध्यान से विजुलाइज करना कि इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज आर डायरेक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। वो कौन सा पॉइंट होगा? तो हम जानते हैं कि भाई यहाँ से स्टार्ट किया, अगर मान लो वो मूव करके यहाँ पहुंचा, तो यहाँ पे जो है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इस पॉइंट पे जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी। ये एवरेज की डायरेक्शन हो गई, ये इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन हो गई, ये तो डिफरेंट डायरेक्शन में है। इस पॉइंट पे अगर कोई देखना चाहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी सीकेंट जो होगा, ये हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी, और ये हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग। मतलब सीकेंट और टेंजेंट जहां पे सेम होंगे वहीं पे दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो हम थोड़ा सा स्केल स्केल से ऐसे सोचेंगे, तो यहां से लाइन ऐसा ड्रॉ करें जो कि इस कर्व पे टेंजेंट बन जाए, मतलब ऐसी लाइन। तो ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ये इस पे टेंजेंट भी है। तो यहाँ पे अब इस पॉइंट तक अगर पहुंचा सी पॉइंट पे, तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन इस लाइन को ज्वाइन करने के लॉन्ग जो मिलेगी, और इंस्टेंटेनियस इस पे जो टेंजेंट के लॉन्ग मिलेगी। तो इस सी पॉइंट पे एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों ही सेम है। ये एवरेज की डायरेक्शन है और ये इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन है। कोई कहेगा क्या दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है? कोई बाइक से ऐसे जा रहा है उस पॉइंट पे, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। मान लिया कि अगर यहाँ से यहाँ तक जो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वो जो है 20 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया बाइक और चला रहा है, यहाँ तक चलाते चलाते सी पे पहुंचा, और गलती से ये डिस्प्लेसमेंट भी अगर 20 मीटर हो गया, तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम भी हो जाएंगे। तो मैग्नीट्यूड की हम यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि डायरेक्शन सेम कैसे होगी। तो इससे हमारा ये कंफ्यूजन क्लियर होगा कि ये दोनों डायरेक्टेड किधर होते हैं। तो किसी भी मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा किधर डायरेक्टेड होगी? टेंजेंट के लॉन्ग। और एवरेज वेलोसिटी किधर डायरेक्टेड होगी? लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग, डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग, सीकेंट के लॉन्ग, कॉट के लॉन्ग। तो ये तो हो गई इसकी डायरेक्शन और ये हो गए मैग्नीट्यूड। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? ये पॉइंट को ओपन माइंड से दिमाग में अपने स्टोर करते जाना है जितना भी बता रहा हूँ। अब ये जो है डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो भाई ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है। इसकी पॉजिटिव हो सकती है, भाई डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है तो ये वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, और एवरेज वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, एवरेज वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या है? कि वो मूव ही नहीं कर रहा है, रेस्ट में है, तो वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। एवरेज वेलोसिटी जीरो का मतलब या तो वो मूव नहीं कर रहा है या तो वो घूम के वापस आ गया, यू टर्न वाली सिचुएशन। तो वैसे केसेस में ये जीरो भी हो सकता है। तो चलो ये तो हमने लिख लिया। अब स्पीड, व्हाट इज स्पीड? तो स्पीड जो है उसका स्केलर है। स्पीड भी हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ये जो होगा वो हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो अब यहाँ पे भी हम दो टाइप की स्पीड डिफाइन करते हैं। एक एवरेज स्पीड डिफाइन करते हैं, वो हो जाएगा जो भी चेंज इन डिस्टेंस बाय टाइम इंटरवल। तो डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि ऐसे डेल्टा एस से डिनोट कर देते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ये हो जाएगी एवरेज स्पीड। अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें लिखना है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं डी एस बाई डी टी इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो टोटल पाथ, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल है। तो अब ये जरा सोचो कि क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड
और इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा? दूसरा क्वेश्चन, क्या एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम होगा? दो चीज। तो देखो, ऐसे मान लो जो पाथ लिया है, ये पाथ अगर हमने ऐसे ले लिया, अब इंस्टेंटेनियस के बारे में सोचते हैं। इंस्टेंटेनियस बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल की बात करता है, तो अगर यहाँ से हम स्मॉल टाइम इंटरवल ऐसे देख लेते हैं, ds था ये जो है ds जो है इसकी डिस्टेंस है स्मॉल टाइम इंटरवल में। स्मॉल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी तो यही है, क्योंकि छोटे से कर्व की बात करेंगे तो वहां पे कर्व ऑलमोस्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन ही है। तो जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम हो गए तो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर हो जाएगी। क्या हमेशा होगा? हाँ, हमेशा होगा। मैग्नीट्यूड हम देख लेंगे, मैग्नीट्यूड, क्योंकि नेगेटिव वाले को भी पॉजिटिव कर देंगे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये इक्वल होंगे हमेशा। बट क्या एवरेज इक्वल होंगे? भाई एवरेज इक्वल होने कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां से यहां अगर देखेंगे तो यहां से यहां देखते हैं तो यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम है और डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है। तो इस केस में जो है बराबर नहीं है। यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है तो कौन सी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी? यहाँ पे एवरेज स्पीड ज्यादा है, टाइम, बट डिस्प्लेसमेंट कम है। तो मतलब ये कभी बराबर नहीं होंगे? नहीं, कभी तो हो सकते हैं। तो कौन सा केस होगा सर ये? तो ऐसा केस होगा अगर ये स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। हमें क्या करना है, जहां पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गए वहां पे वेलोसिटी स्पीड बराबर होंगे। अगर ये सेम ही डायरेक्शन में चलते जाते हैं और वो स्ट्रेट लाइन में है तो डिस्टेंस भी उतना ही है और डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही है। ऐसे केस में दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ऐसे केस में दोनों डिफरेंट होंगे। तो हम अगर जनरल एक स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे तो क्या बोल सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के। तो ये दो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इंस्टेंटेनियस हमेशा बराबर होंगे, एवरेज कभी हो सकता है गलती से, कभी नहीं होगा। हम श्योर शॉट नहीं बोल सकते। तो ये चीज है। अब इस एवरेज के ऊपर हमारे पास बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला देखोगे, अब कभी भी अगर एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है तो सिर्फ इसी फॉर्मूले को याद करना है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। जैसे मान लो तुमको एक क्वेश्चन दिया मैंने कि कोई एक पर्सन है, दैट पर्सन गोज फ्रॉम सिटी ए टू बी एंड देन रिटर्न बैक टू ओरिजिनल सिटी। तो पर्सन जो है ए से बी तक जाता है v1 स्पीड से जाता है और लौटता है v2 स्पीड से। दिन में गया, दिन में गया, ट्रैफिक है, धीरे धीरे जा रहा है, रात में आ रहा है वापस तो फास्ट आ रहा है। तो पूछा गया कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन, द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पर्सन। तो क्या एवरेज वेलोसिटी का आंसर कोई क्विकली दे सकता है? एवरेज वेलोसिटी जल्दी से। जीरो। हाँ, एवरेज वेलोसिटी जो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, सेम पॉइंट पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो हमें एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट याद करना है। तो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो ही हो गई, उसमें टेंशन की कोई बात ही नहीं है। एवरेज स्पीड लेना है तो किसी को भी अगर ऐसा आइडिया आ रहा होगा कि एवरेज स्पीड हम ऐसे ले लेंगे v1 प्लस v2/2, तो ये आइडिया बहुत ही गलत है और ऐसा आइडिया छोड़ देना है। एवरेज मतलब हमेशा हम ये बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है कि एवरेज स्पीड जो हम फाइंड करते हैं वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल, तो हम ये मानते हैं कि सिटी ए और बी के बीच की डिस्टेंस थी डी। तो जो एवरेज स्पीड हम फाइंड करेंगे वो हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी? डी जाने का और डी आने का, ये हो जाएगी टोटल डिस्टेंस बाय टाइम इंटरवल। तो जाने का टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा? डी डिवाइडेड बाई वी1। आने का टाइम इंटरवल कितना होगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, डी बाई वी2। तो ये यहाँ से लौट के आ गया, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ से डी जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखोगे इसको सॉल्व करके तो ये आ जाएगा 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। क्या ये ऐसा हुआ? ऐसा कभी नहीं। क्या कभी हो सकता है? कभी कभार गलती से ऐसा फॉर्मूला आ सकता है एवरेज का, बट हमेशा ध्यान रहे ये चीज हमेशा हमें यूज करना है। जो डेफिनेशन है, तुम गलती जो है करोगे इसी में। जो डेफिनेशन है हमेशा उसी को याद करना है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा जिसमें मैं एक्सपेक्ट करूंगा
कि तुम भी जो है जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करोगे। जैसे मान लो ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेम एक कोई पर्सन है, वो ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, और ए से बी जाने में वो 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, ध्यान से सुनना, 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्स विथ स्पीड v1 एंड नेक्स्ट 2/3 ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल विथ स्पीड v2। मतलब यहाँ से पुरी जा रहा है, तो भुवनेश्वर में जब तक है तब तक वो कुछ स्लो स्पीड में जा रहा है, और जैसे ही मेन हाईवे पे आया वो ज्यादा स्पीड में जा रहा है। तो ऐसा दिया हुआ है कि 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्स विद स्पीड v1 और नेक्स्ट 2/3 ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल विथ स्पीड v2। ये है 1/3 और ये हो जाएगा 2/3। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसमें भी हमारा बेसिक अप्रोच सेम होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो हम मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो है, ऐसा थर्ड वर्ड की बात होगी ना, तो हम सीधे ऐसे मान लेंगे 3D। फिफ्थ की बात होगी, 1/4 की बात होगी तो 4D मान लेंगे, थोड़ा सा आसान रहता है। तो 1/3 मतलब डिस्टेंस कितनी हो गई, 1/3 डिस्टेंस हो जाएगी D, 1/3 डिस्टेंस हो जाएगी D। व्हाट इज 2/3 डिस्टेंस, 2/3 डिस्टेंस हो जाएगी 2D, है ना। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला हमारा था कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 3D। व्हाट इज द टोटल टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल हो जाएगा यहाँ से D डिवाइडेड बाई V1 इस पार्ट के लिए, और नेक्स्ट पार्ट के लिए 2D डिवाइडेड बाई V2। बस ये लिख देना है, यहाँ से D कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 3V1 V2 3V1 V2 डिवाइडेड बाई V2 प्लस 2V1। ये आ गया हमारा एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अगर कोई पूछता है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है 3D। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम आएगी, क्यों आएगी सेम, क्योंकि ये तो सेम ही, क्योंकि स्ट्रेट है सर। हाँ सब कुछ स्ट्रेट है, तो ये वही चीज आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी का आंसर भी सेम होगा। और समझ रहे हो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम ही है, v2 प्लस 2v1। डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी में एक एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा, तो ए से बी के डायरेक्शन में होंगे। ये हो गया क्लियर, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक और इस क्वेश्चन का वेरिएशन बताता हूं, दोनों में डिफरेंस देखना कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इसी को दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है। अब दिया हुआ है कि वही पर्सन जो है ए से बी तक जा रहा है और he moves with speed v1 for 1/3 of the time interval. He moves with speed v1 for 1/3 of the time interval. मतलब 1/3 टाइम, मतलब सपोज करो कि अगर 1 घंटे लगते हैं तो 20 मिनट्स जो है वो v1 से चलता है और नेक्स्ट 40 मिनट्स जो है वो v2 से चलता है। यहाँ क्या था, यहाँ डिस्टेंस था कि हाफ डिस्टेंस तक अगर 60 किलोमीटर्स है तो 20 किलोमीटर्स और 40 किलोमीटर्स की बात हो रही है, यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। तो 1/3 of the time interval it travels with the speed v2 v1 and next 2/3 of the time interval is travel with the speed v2। तो यहाँ पे 1/3 ऑफ टाइम है और यहाँ पे 2/3 ऑफ टाइम है, 2/3 ऑफ टाइम है। तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे, जो दिया होगा टाइम या डिस्टेंस, तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं 3t। 3t देने के बाद हम इसको लिख लेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं, टोटल डिस्टेंस। तो हाउ मच इज द टोटल डिस्टेंस, तो टी टी में लेंगे, ये t हो जाएगा और ये 2t हो जाएगा। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यहाँ से, v1 इंटू टी, टी तक मूव कर रहा है v1 स्पीड से, तो v1 इंटू टी, प्लस ये 2t तक मूव कर रहा है तो v2 इंटू 2t। ये हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल हमने लिया है 3t, ये t जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2 डिवाइडेड बाई 3। क्या ये बात आई समझ में, दोनों में डिफरेंस समझ में आया, समझ गए। किसी को कोई कंफ्यूजन कि इसके बहुत सारे वेरिएशन होंगे, बहुत सारे वेरिएशन कि 1/5 जो है ऐसे चला, 1/3 ऐसे चला, 2/3 ऐसे चला, अलग अलग। बट तुम्हें क्या फोकस करना है कि यहाँ पे डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है या टाइम डिवाइड हो रहा है, जिस तरह से डिवाइड हो रहे होंगे उसी तरीके से इसको ले लोगे। जैसे मान लो एक कैलकुलेशन हम ले लेते हैं कि ये आई होप कि समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको ले लेता हूँ ऐसे कि क्वेश्चन एक देता हूँ जिसको कि कैलकुलेट कर लोगे क्विकली, कि यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है और
half of the time interval it travels, a person goes from A to B. For half of the time interval it travels with the speed v1. Next half of the interval he is moving with the speed v2. Then find the average velocity, या average speed. half of the time interval, half time ऐसे चला, next half time ऐसे चला, तो वही होगा कि मान लेते हैं हाफ की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं 2t, जो एवरेज होगा, एवरेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल, तो t तक ट्रेवल कर रहा है v1 से, नेक्स्ट t तक ट्रेवल कर रहा है v2 से, तो v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम 2t। तो ये जो तुम्हारा फॉर्मूला जो कि दिल के बहुत ही पास है, एवरेज वाला, वो आ गया। तो किसी किसी केस में वो फॉर्मूला आ सकता है, किस केस में? जब टाइम इक्वली डिवाइडेड होगा, तब इक्वली डिवाइडेड होगा तो हमेशा हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट हमारा बेसिक कभी भी चेंज नहीं होगा। किसी ने बोल दिया कि भाई 1/3 1/4 चल रहा है, 1/4 इंटरवल v1 से चल रहा है, नेक्स्ट 1/4 v2 से चल रहा है, नेक्स्ट 1/4 v3 से, v4 से, तो हम जानते हैं कि अगर टाइम इंटरवल इक्वल डिवीजन में होगा तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 बाई 4, ये आ जाएगा, यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? देखो डिस्कनेक्ट होने वाला है, डिस्कनेक्ट होने पे थोड़ा सा इमीडिएटली रिकनेक्ट करोगे, 2-3 चीजें बताना है अभी। समझ गए ये बात? यस सर। हाँ, तो ये एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इसकी डायरेक्शन, फिर स्पीड, और ये है वेलोसिटी, यहाँ से ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशंस। तो ये बेसिक काइनेमेटिक पैरामीटर्स को हमने डिफाइन किया और उसके ऊपर